हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज है हमारा 11th लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन का, जहां पर हम 1995 से लेकर 2018 तक के इकोनॉमी से पूछे हुए यूपीएससी के द्वारा जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का जो हमारा एम है वो ये है कि जो भी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है उन कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ा दिया जाए, ताकि अगर उन कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका अपकमिंग प्रीलिम्स में आता है तो वो आपका गलत ना हो। राइट, तो पहले जो 10 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए गए हैं उनके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन और एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को कवर किया है। राइट, तो अभी हम इतने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अभी मैं 6th यूनिट को यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इंडस्ट्री का, बिकॉज हमने साथ में ज्योग्राफी की सीरीज भी आपको देनी स्टार्ट करी है, तो ज्योग्राफी में भी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कवर होगा। तो जो क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में कवर नहीं होंगे उनको फिर हम इकोनॉमी में एंड में लेंगे। तो मैं यूनिट 7 के साथ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें सारा बैंकिंग सिस्टम आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब टॉपिक्स आते हैं। और जो 7th यूनिट आपका है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक के अंदर से सबसे ज़्यादा यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस हैं जो पिछले 23-24 सालों में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ये टॉपिक कंसेप्चुअल भी है, और ये टॉपिक ईजी भी है, ये मुश्किल टॉपिक नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछे हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप करवा दूं। हमने इन्फ्लेशन के टॉपिक के अंदर ये चार्ट समझा था। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम मॉनेटरी सिस्टम करेंगे तब भी ये चार्ट हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये चार्ट बेसिकली था क्या, एक तरफ था हमारा मनी सप्लाई और दूसरी तरफ थी प्राइसेस। तो हमने ये बेसिकली इस चार्ट के थ्रू समझा था कि मनी सप्लाई से प्राइसेस इन्फ्लुएंस कैसे होती हैं। एक तरफ पे क्या है कि मनी सप्लाई अगर बढ़ती है, मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस अडॉप्ट करता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी स्टैंस अडॉप्ट करती है। अब यहाँ पर एक्सपेंशनरी वर्ड क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इस चीज़ को हम इसी लेक्चर में समझेंगे। राइट, तो मॉनेटरी पॉलिसी हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो भी यहीं पर कवर होगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ती है, कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी ज़्यादा दे रही है, गवर्नमेंट टैक्सेस कट कर रही है, या आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो उनको कम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ती है। अगर ये चीज़ होती है तो क्या होगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर जो पॉपुलेशन है उस इकोनॉमी की उसकी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी बिकॉज उसके पास पैसा ज़्यादा आ गया, बिकॉज मनी सप्लाई बढ़ गई, तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि डिमांड बढ़ गई गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन जो सप्लाई है उन गुड्स एंड सर्विसेज की वो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। मैंने आपको इन्फ्लेशन के लेक्चर के अंदर ये जो सिनेरियो है समोसे का एग्जांपल लेके समझाया था कि अगर लोग ज़्यादा समोसे अब डिमांड कर रहे हैं लेकिन जो हलवाई है वो उतने ही समोसे बना रहा है, तो हलवाई को एक इंसेंटिव मिल सकता है उस समोसे की प्राइस को बढ़ाने का, तो इंक्रीज इन प्राइसेस है। दूसरी तरफ पे क्या हो रहा है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है, मतलब मनी सप्लाई विद द बैंक्स भी इंक्रीज कर रही है, तो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वहां पर जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, अगर उनके पास भी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ गई, बैंक्स के पास पैसा ज्यादा आ गया। हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो बैंक से लोन्स की जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, क्रेडिट की डिमांड जो बैंक से लोग कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो क्या होगा, बैंक्स के पास एक्सेस पैसा बचेगा। अब कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि उसके पास एक्सेस पैसा बचे, वो उसके ऊपर कुछ रिटर्न कमाना चाहेगा। तो बैंक अपनी लेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे, लेंडिंग इंटरेस्ट रेट्स को। तो अगर मनी सप्लाई विद द बैंक्स इंक्रीज करती है और दूसरे हाथ पर जो लेंडिंग है, जो क्रेडिट है, जो लोन ऑफ टेक है वो कांस्टेंट रहती है, तो बैंक्स को अपना इंटरेस्ट रेट, अपना लेंडिंग रेट कम करना पड़ सकता है। अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं तो क्या होगा, अब एंटिटीज को, इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को एक मोटिवेशन मिलेगी लोन उठाने की, तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। आपने नोट किया होगा कि मैंने हर स्टेप पे आपको सकता है टर्म यूज किया कि ये हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो सकता है। मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन हो सकती है, मनी सप्लाई बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है।
अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई है और दूसरी हाथ पर आप बोलो कि प्राइसेस बढ़ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिकॉज बीच में कई सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को वीक माना जाता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या है उसको भी हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपने इतना समझना है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो मनी सप्लाई के थ्रू प्राइसेस बढ़ ही जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाएगी, ऐसा ट्रू नहीं है। ऐसा हो सकता है लेकिन ये डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है, 100% ट्रू नहीं है। इट कैन लीड टू ट्रू, इट मे लीड टू ट्रू, इट विल लीड टू, वी डोंट नो, राइट। दूसरे हाथ पे क्या है, अब सेकंड सिनेरियो में क्या था, ये इन्फ्लेशन में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर मनी सप्लाई आपकी कम होती है। अब मनी सप्लाई कम कैसे हो सकती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चलाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी चलाए। अब ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, अगेन आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको ये करवाया जाएगा। फिलहाल आपने इतना समझना है कि इकोनॉमी के अंदर से पैसा निकाल लिया गया है, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई अगर हो जाती है तो परचेजिंग पावर भी कम हो सकती है। अगर परचेजिंग पावर कम हुई है बिकॉज जेब में पैसा कम रह गया, तो हम डिमांड भी कम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर हम माने कि सप्लाई कांस्टेंट है, मतलब समोसे अब भी हलवाई उतने बना रहे हैं लेकिन खाने वाले लोग कम हो गए हैं, तो हलवाई को उस समोसे का रेट कम करना पड़ सकता है। तो डिक्रीज इन डिमांड अगेंस्ट द कांस्टेंट सप्लाई कैन लीड टू फॉल इन प्राइसेस। ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई विद द बैंक्स कम हो जाती है तो क्या होगा, हम यहां पर अगेन एज्यूम कर रहे हैं कि जो क्रेडिट है या जो डिमांड फॉर वो है लोन है वो कांस्टेंट है। तो अगर बैंक्स के पास अब पैसा कम हो गया लेकिन मांगने वाले उतने ही खड़े हैं लोन, राइट, तो अब बैंक्स उसका जो पैसा है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग वाला बढ़ा सकते हैं। अगर वो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो लोग पैसा लेने आ रहे हैं लोन के लिए, क्रेडिट के लिए, वो डिक्रीज हो सकते हैं बिकॉज उनको अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा बैंक दे रहा है। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अगर डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल कर सकती है। तो एक तरफ पर अगर प्राइस फॉल है तो दूसरी तरफ पर स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी भी है, राइट। अगर एक तरफ पर इंक्रीज इन प्राइसेस है यानी कि इन्फ्लेशन है तो दूसरी तरफ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। और ये क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू इन्फ्लेशन टॉपिक में डिस्कस किए थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड टू इन्फ्लेशन, उसका आंसर इन्फ्लेशन था। एंड इकोनॉमिक फॉल या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, व्हाट कैन दैट लीड टू, इट कैन लीड टू डिफ्लेशन यानी कि फॉल इन प्राइसेस, या फिर इट कैन लीड टू डिसइन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है लेकिन उसके जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने इन्फ्लेशन चैप्टर के अंदर डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। अब यहां पर जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर स्टार्ट करना है उसके लिए ये चार्ट समझने बहुत ज्यादा जरूरी थे। क्यों? बिकॉज हमने एक तरफ पे क्या लिया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दूसरे हमने चार्ट में क्या लिया, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। अरे इस मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर कौन रहा है? मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कोई तो एक्टर होगा इकोनॉमी के अंदर जो उस मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। तो जो आपके मेन दो एक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक, और दूसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपकी सरकार भारत की, राइट। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, जो कि वो बजट के अंदर प्रेजेंट करती है, इन दोनों चीजों के द्वारा, इन दोनों पॉलिसीज के द्वारा आपकी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लुएंस होती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है और गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करती है। अब दोनों के हाथों में जो हथियार है, आरबीआई के पास जो टूल्स हैं, हथियार है, और गवर्नमेंट के पास जो टूल्स हैं और हथियार हैं वो डिफरेंट है, राइट। तो मनी सप्लाई को दोनों ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों एंटिटीज आरबीआई और गवर्नमेंट जो टूल्स यूज कर रही हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन वो मनी सप्लाई को दोनों ही तरह के टूल्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहां पर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आरबीआई का रोल, फिर जैसे ही हमारा फिस्कल सिस्टम स्टार्ट होगा वहां पर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का रोल और गवर्नमेंट के टूल्स, गवर्नमेंट के हथियार। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे अभी आरबीआई के हथियार। अब यहां पर मैंने वही चीज को डाल दी है कि जो मोदी जी हैं, मैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान रहा हूं कि वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मनी सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की को इन्फ्लुएंस करके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना पैसा कमाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना पैसा खर्च करेगी और कहां पे खर्च करेगी। इन चीजों के थ्रू फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और इन चीजों को इन्फ्लुएंस करती है, इनकम को और एक्सपेंसेस को नेशन की। मॉनेटरी पॉलिसी में यहां पर आरबीआई गवर्नर है, ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्रेडिट ऑफ टेक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करके ये इकोनॉमी के अंदर कुछ एक सोशो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही पॉलिसीज कहीं ना कहीं मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती हैं, और दोनों ही पॉलिसीज का एम क्या होगा कि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके
कंट्री के सोशो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना। अब ये कौन से सोशो इकोनॉमिक गोल्स की बात हो रही है, राइट? सबसे पहले ये जान लें कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, तो ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कहां पर लिखी गई है, कहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर मिली है? तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की और उसको इंप्लीमेंट करने की, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, राइट? तो इस पावर के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है और उसके थ्रू मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी के अंदर। क्यों इन्फ्लुएंस करती है? क्योंकि उसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू देश के लिए कुछ सोशो इकोनॉमिक गोल सेट किए हुए हैं जिनको उसने अचीव करना है। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि वो सोशो इकोनॉमिक गोल्स कौन से हैं। तो वो गोल्स कौन से हैं? नंबर 1 क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, कि इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइसेस या तो बहुत ज्यादा गिर रही हैं या बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी होना इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो ऐसा ना हो कि हम प्राइसेस को इतना कम कर दें कि हम ग्रोथ को हैम्पर करें, बिकॉज आपने उस चार्ट में देखा था शुरू में कि अगर प्राइसेस कम होती हैं तो दूसरे हाथ पर ग्रोथ भी हैम्पर होती है, अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो दूसरे हाथ पर ग्रोथ भी बढ़ती है, राइट? तो प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक तो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आरबीआई का ये हो गया। सेकंड क्या हो गया? एडिक्वेट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। अब इंप्लॉयमेंट का मॉनेटरी पॉलिसी से क्या लिंक है? मनी सप्लाई के थ्रू क्या हो रहा था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ रही थी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, उससे प्राइसेस बढ़ रहे थे। अगर आपकी डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ती है तो आपको नहीं लगता क्या कि जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगी अपनी एक्सपेंशन, अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में? तो इंप्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगी। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, अगर चीप क्रेडिट मिलेगा, चीप लोन मिलेगा, डिमांड रहेगी इकोनॉमी के अंदर, तो आपको जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी एक्सपैंड करना चाहेंगी, वो भी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहेंगी उस इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए। तो उससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। तो कैसे आपने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक गोल है वो इंश्योरिंग एडिक्वेट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। उसके बाद तीसरा गोल क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? फाइनेंशियल मार्केट्स की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। तो आरबीआई आप जानते हैं कि रेगुलेटर भी है हमारे बैंकिंग सिस्टम का, तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स, हमारा बैंकिंग सिस्टम, उनमें स्टेबिलिटी इंश्योर करना भी आरबीआई का एक गोल है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया में, राइट? तो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। तो उसमें भी स्टेबिलिटी लेके आना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर इंडिया की करेंसी विज़वी अदर करेंसी, चाहे वो डॉलर हो चाहे वो यूरो हो, उनके साथ क्या उसका एक्सचेंज रेट है, उसके अंदर भी स्टेबिलिटी लाना, ये भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक एम है। लेकिन यहां पर आपको यह चीज समझनी है कि ये सारे एम जरूर है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के, लेकिन जो प्राइमरी गोल है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई का वो क्या है? नंबर 1 वाला, कि मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये प्राइमरी गोल है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई का। अब हमने ये बोल तो दिया कि प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है और ग्रोथ को हैम्पर भी नहीं होने देना, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई करेगी क्या? आरबीआई करेगी इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आरबीआई को एक गोल दिया जाएगा कि आपने इन्फ्लेशन को इस बैंड में रखना है, और आरबीआई अपने हथियारों को यूज करके, अपने टूल्स को यूज करके, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके उस इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगी। अब ये कैसे करेगी? थ्रू इट्स टूल्स। ये चीज मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले आपने ये चीज जाननी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि प्राइमरी गोल मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। क्या ये सारे बाकी गोल्स मॉनेटरी पॉलिसी के नहीं है? ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स हैं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्स है, लेकिन जो प्राइमरी गोल है वो है प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ भी हैम्पर ना हो और प्राइसेस भी स्टेबल रहे। अगर थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन होती रहती है दैट इज गुड, तो थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होनी चाहिए, तो प्राइस स्टेबल रहनी चाहिए। अब ये करेंगे कैसे? आरबीआई के पास कुछ टूल्स होंगे, उन टूल्स को यूज करके आरबीआई करेगी क्या? इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी, जिस बैंड के अंदर गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर एक गोल सेट करेंगे कि हमने इन्फ्लेशन को या सीपीआई कंबाइंड को, आगे देखेंगे सीपीआई कंबाइंड कि सीपीआई कंबाइंड को हमने इस रेंज में रखना है। तो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर, प्राइमरीली आरबीआई, उस इन्फ्लेशन को टारगेट करने की पूरी कोशिश करेगी बाय यूजिंग इट्स टूल्स। और उसके टूल्स में क्या आता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके आरबीआई उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी, राइट? अब यहां पर देखते हैं
कि आरबीआई के हाथ में कौन से वो टूल्स हैं, वो कौन सा मैकेनिज्म है, वो फ्रेमवर्क क्या है जिसके अंडर आरबीआई ऑपरेट करती है और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती है जो इन्फ्लेशन का रखा गया है इकोनॉमी के लिए। तो 2016 के मई के महीने के अंदर आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया था। तो आरबीआई एक्ट जो 1934 वाली एक्ट है, जिसके अंडर आरबीआई को ये पावर मिली है, आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, उसको अमेंड किया गया था और एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया था। तो आपको याद होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नाम की एक चीज है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाई गई, उसका गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, ऑफिशियल गजट के अंदर उसको नोटिफाई भी किया। तो उसके इस अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी, दूसरा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसको इंप्लीमेंट करने का फ्रेमवर्क सेट हुआ, राइट। तो जो ये फ्रेमवर्क सेट हुआ उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो सेट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो आपने ये चीज को बहुत ध्यान में रखना है, यहां पर यूपीएससी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकती है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो सेट कौन कर रहा है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट कर रही है, क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट कर रहे हैं, क्या वो दोनों सेट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो टारगेट है वो तो सेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आप से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट किए बिना टारगेट सेट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट कंसल्टेशन विद आरबीआई एंड देन सेटिंग अ टारगेट टू बी अचीव्ड बाय आरबीआई फॉर इन्फ्लेशन, राइट। तो ये चीज आपने बिल्कुल दिमाग में रखनी है। अब प्रेजेंट टारगेट क्या सेट किया गया है, वो सेट किया गया है 4% सीपीआई कंबाइंड का। तो हमने इन्फ्लेशन में देखा था कि सीपीआई रूरल होती है, सीपीआई अर्बन होती है और एक सीपीआई कंबाइंड होती है सीपीआई की न्यू सीरीज के अंदर। तो सीपीआई की ओल्ड सीरीज भी डिस्कस की थी और सीपीआई की न्यू सीरीज भी डिस्कस की थी, जिसके अंदर 3 सब इंडाइसिस थे, एक था सीपीआई रूरल, एक था सीपीआई अर्बन और एक था दोनों का मिक्सचर यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन सीपीआई कंबाइंड। तो जो 4% का रेट टारगेट सेट किया गया है वो है सीपीआई कंबाइंड का। यहां भी आपने गलती नहीं करनी है, ये सीपीआई रूरल का नहीं है, ये सीपीआई अर्बन का नहीं है, ये जो रेट है ये है सीपीआई कंबाइंड का। और ये जो टारगेट रखा गया है दैट इज द टारगेट फॉर 5 ईयर्स, और वो 5 साल कौन से हैं, अगस्त 5 2016 से लेके मार्च 31 2021। तो आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ईयर यहां पर जरूर याद रखना है कि 2016 से लेके 2021, राइट। और यहां पर सिर्फ एग्जैक्ट टारगेट नहीं दिया गया है, थोड़ा सा लेग रूम भी दिया गया है। तो वो अपर टॉलरेंस लिमिट और लोअर टॉलरेंस लिमिट कौन सी दी गई है, एक बैंड बनाया गया है। तो 4% प्लस माइनस 2%, तो 4% प्लस 2% आपका अपर कैप आ गया यानी कि 6%, और 4% माइनस 2% आपका लोअर कैप आ गया या लोअर लिमिट आ गई, फ्लोर लिमिट आ गई विच इज 2%। तो आपको इन्फ्लेशन को रखना है बिटवीन 2% टू 6%, राइट। तो ये टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो प्राइमरी गोल है आरबीआई का वो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ग्रोथ को बिना हैम्पर किए। तो ग्रोथ भी होनी चाहिए और प्राइसेस भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। बहुत ही डाइसी ये चीज होती है, बिकॉज आपने देखा शुरू वाले स्लाइड के अंदर कि अगर हम ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो प्राइसेस भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि प्राइसेस इतनी ज्यादा ना बढ़े कि आम आदमी को परेशानी हो। तो ये जो काम किया जाता है आरबीआई के द्वारा बहुत ही मुश्किल काम है, कठिन काम है कि प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़े, आम आदमी को परेशानी ना हो और साथ में ग्रोथ भी इकोनॉमी की हैम्पर ना हो, राइट। तो ये टारगेट मैंने आपको बताया कि 4% रखा गया है। अब साथ में ये भी चीज बता दी गई है कि भाई अगर ये चीजें होती हैं, अगर ये दो चीजें नंबर 1 और नंबर 2 अगर ये दो चीजें होती हैं और मतलब अगर ये या ये, तो हम मानेंगे कि आरबीआई फेल कर गई है अपने टारगेट को अचीव करने में। अब यहां पर देखिए अकाउंटेबिलिटी का आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज दिखने को मिल रही है कि अगर आपने एक टारगेट दे दिया लेकिन वो टारगेट अचीव ना हुआ तो क्या, अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो आपने रिस्पॉन्सिबल तो आरबीआई को बना दिया कि आपने सीपीआई कंबाइंड को 4% प्लस माइनस 2% के बैंड में रखना है और आपने टारगेट भी दे दिया, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव ना हुआ तो क्या होगा। और प्लस ये टारगेट हम कब बोलेंगे कि अचीव नहीं हुआ, हम तब बोलेंगे टारगेट अचीव नहीं कर पाई आरबीआई जब एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। तो अगर एवरेज इन्फ्लेशन हमारी सीपीआई कंबाइंड अपर टॉलरेंस लेवल के ऊपर चली जाती है, अपर टॉलरेंस लेवल कितना था 6% का, फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, मतलब कि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर अगर आपकी सीपीआई कंबाइंड 6% से ऊपर ही रहती है तो हम बोलेंगे कि आरबीआई अपने टारगेट को अचीव करने के अंदर फेल हो गई है। या अगर आपकी एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो भी हम बोलेंगे कि आरबीआई अपने टारगेट को अचीव करने के अंदर सफल नहीं रही है। मतलब अगर आपका सीपीआई कंबाइंड
लोअर टॉलरेंस लेवल यानी कि 2% से भी नीचे चला जाता है और वो वहीं पर रहता है फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। कंसेक्यूटिव टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट है, 3 साथ साथ वाले क्वार्टर अगर वो चीज हो जाती है तो भी हम बोलेंगे कि यार आरबीआई तो अपने टारगेट को अचीव करने के अंदर फेल हो गई है। अगर आरबीआई फेल हो जाती है तो क्या होगा, तो आरबीआई लिखित के अंदर रीजंस देगी कि हाँ जी हमसे ये टारगेट अचीव क्यों नहीं हो पाया और हम क्या स्टेप्स लेंगे इस टारगेट को अब अचीव करने के लिए। तो ये देखिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कैसे इनबिल्ट है। अब ये चीज आपने दिमाग में रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आने से अब जो की पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट को ट्वीक करना, बढ़ाना, कम करना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास आ गई है। जब आरबीआई एक्ट अमेंड नहीं हुई थी, मैंने आपको बताया 2016 में अमेंड हुई, उस अमेंडमेंट से पहले जो पॉलिसी रेट है यानी कि जो रेपो रेट है वो कौन डिसाइड करता था, वो आरबीआई गवर्नर डिसाइड करता था। तो आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर थी, आरबीआई गवर्नर खुद से डिसाइड कर सकता था। ऑल्दो उस मीटिंग के अंदर डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते थे, उसके सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई भी होते थे जब ये एक्ट अमेंड नहीं हुई थी, लेकिन आरबीआई गवर्नर के पास डिस्क्रेशन था कि अगर उस मीटिंग के रिजल्ट के साथ वो गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है तो आरबीआई गवर्नर खुद से भी बोल सकता था कि नहीं पॉलिसी रेट तो ये होगा, लेकिन मीटिंग के अंदर ऑल्दो ये डिसाइड हुआ था लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉलिसी रेट ये हो। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बनने से अब वो पावर आरबीआई गवर्नर के पास नहीं है, अब 6 मेंबर कमेटी है और वो 6 मेंबर कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि की रेट या रेपो रेट या पॉलिसी रेट, की रेट, पॉलिसी रेट, रेपो रेट एक ही बात है, क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर सेम रहना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज नाउ बीन क्रिएटेड एंड एम्पावर्ड टू डिसाइड द पॉलिसी रेट। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। अब यहां पर देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के अंदर। अब यहां पर देखते हैं कि कौन सी सेक्शन है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मेंशन करती है, दैट इज सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934। तो 2016 में जो अमेंडमेंट हुई है उसमें ये सेक्शन है, सेक्शन 45ZB। आपको ये सेक्शन याद रखना है, आप इसका रट्टा लगा लीजिए कि सेक्शन का नाम क्या है, 45ZB। इसके अंडर है कि एक 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगी। अब इस कमेटी को बनाएगा कौन, इस कमेटी को बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इस कमेटी को बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, बाय नोटिफाइंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। तो ये कर दिया गया है। और इस कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी, इस कमेटी के अंदर 6 लोग होंगे, 3 लोग होंगे आरबीआई से और 3 लोग होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से अगेन नहीं। तो 3 मेंबर आरबीआई के और 3 मेंबर गवर्नमेंट के। 3 मेंबर आरबीआई के कौन है, एक तो है हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई और ये चेयरपर्सन भी हैं एक्स ऑफिशियो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। सेकंड जो मेंबर है आरबीआई के वो कौन है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, चेयरमैन नहीं है। तो चेयरमैन कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। अगेन आपको आरबीआई कंफ्यूज कर सकती है कि फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रॉन्ग। हु इज द चेयरमैन, द गवर्नर ऑफ आरबीआई। और सेकंड मेंबर कौन है, गवर्नर ऑफ सेकंड मेंबर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन चार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। और तीसरा मेंबर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। तो ये 3 लोग हैं जो कि आरबीआई की तरफ से है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। और 3 मेंबर कहां से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। वो कौन है, दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी विच इज टू बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एक कमेटी बनाई गई है विच इज अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। वो उसको कौन हेड कर रहा है उस कमेटी को, कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे इंडिया के। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे इंडिया के हैं वो इस कमेटी को हेड करते हैं, फिर वो रेकमेंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इन 3 लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में डाल दीजिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट कर रही है 3 मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इनकी टेन्योर क्या है, दे विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर। तो मैक्सिमम कितना है, 4 साल, उससे पहले भी रिमूव किया जा सकता है। तो यहां पर आपको सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 45ZB। कितने मेंबर्स हैं कमेटी में, 6 मेंबर्स हैं, 3 है आरबीआई से, 3 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आरबीआई से कौन कौन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैसे वो लोग सिलेक्ट होते हैं, तो आपको ये चीजें यहां पर याद रखनी है। अब पिछली स्लाइड में हमने देख लिया सेक्शन, हमने देख लिया कंपोजिशन। अब इसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ और पॉइंट्स देखने हैं बिकॉज जहां से क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। एक आपको ये चीज याद रखनी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको 1 साल के अंदर एटलीस्ट 4 बार तो मिलना ही मिलना है। और कोरम क्या है डिस्कशन का, मीटिंग का कोरम है, मीटिंग का 4 मेंबर्स। तो टोटल 6 मेंबर्स हैं, अगर 4 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग कर सकती है और इसको 4 बार साल में एटलीस्ट, राइट, मैक्सिमम 4 बार नहीं है, मिनिमम 4 बार है। 4 बार तो मिलना ही मिलना है, उसके बाद जितनी मर्जी बार मिलो, एटलीस्ट 4 बार आपको 1 साल के अंदर मिलना ही मिलना है। उसके बाद
वोटिंग वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई क्या गवर्नर के पास, जो कि चेयरपर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, क्या उनके पास वीटो पावर है? उनके पास वीटो पावर नहीं है। इनफैक्ट हर मेंबर जो कि एमपीसी के अंदर है, हर मेंबर के पास एक ही वोट है। तो 6 लोग एक एक वोट सबके पास, टोटल कितनी हुई? 6 वोट्स हो गए। तो 6 मेंबर है, सबके पास एक वोट है। अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाता है तो गवर्नर के पास सेकंड वोट या कास्टिंग वोट है, राइट। तो गवर्नर के पास वीटो नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास उस टाई को तोड़ने के लिए कि 3-3 हो गया है, गवर्नर के पास कास्टिंग वोट जरूर है। तो सपोज कीजिए 3 और 3 बराबर हो गया, अब ये नहीं पता कि किस तरफ जाए, तो गवर्नर अपनी सेकंड वोट डालेगा, गवर्नर अपनी कास्टिंग वोट डालेगा। तो जो जिस तरफ गवर्नर ने अब वोट डाल दी, वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। क्या गवर्नर के पास वीटो है? वीटो पावर गवर्नर के पास नहीं है, लेकिन गवर्नर के पास यहां पे सेकंड वोट है या कास्टिंग वोट है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाएगा एमपीसी का मीटिंग के बाद, वो पब्लिश किया जाएगा, राइट। उसके बाद 6 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी निकालेगी। उस रिपोर्ट में क्या होगा? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें ये एक्सप्लेन करेगा उस रिपोर्ट के अंदर कि सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और आगे आने वाले 6 से 18 महीने तक आरबीआई फोरकास्ट इन्फ्लेशन की क्या करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कौन निकालता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट निकालेगा 6 महीने में एक बार। उसमें क्या दिया जाएगा? अब मैंने आपको बता दिया। ये कमेटी साल में कितनी बार मिनिमम मिलेगी? 4 बार मिलेगी। कोरम कितना है? 4 मेंबर्स है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 6 हैं। और हर मेंबर के पास वोट कितनी है? एक ही वोट है। गवर्नर के पास जो है पहले एक वोट है, अगर टाई हो जाता है तो उसके पास सेकंड वोट या कास्टिंग वोट है, राइट। तो ये चीज आपने समझ ली। अब हमने ये देख लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समझ ली। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से टूल्स यूज करेगा? मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी कि की रेट जो है, पॉलिसी रेट जो है, रेपो रेट जो है, उसको बढ़ाना है, कम करना है या सेम रखना है। क्या रेपो रेट ही एक टूल है जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है? नहीं, और भी टूल्स हैं, और भी हथियार हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। इनको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं और क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं। तो टूल्स की बाइफरकेशन है, एक तरफ है क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई फॉर इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, एक तरफ है क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई फॉर इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जो आपका रेपो रेट है वो एक टूल है और वो क्वांटिटेटिव टूल है। तो और कौन से टूल्स हैं? कैश रिजर्व रेशो है सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है एसएलआर। तो इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। सीआरआर और एसएलआर को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। रेपो रेट है, पॉलिसी रेट है, की रेट है, एक ही बात है। तो चाहे रेपो रेट हो, चाहे पॉलिसी रेट हो, चाहे की रेट हो, हमने उसको रेपो रेट ही समझना है। रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। तो ये सारे जो टूल्स हैं इनको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। दूसरी साइड पर है क्वालिटेटिव टूल्स। ये भी आरबीआई के हाथ में हथियार हैं, आरबीआई के हाथ में टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये कौन से टूल्स हैं? एक है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, जिसको हम क्रेडिट रैशनिंग भी बोलते हैं। एक है आरबीआई की गाइडलाइंस, फिर है मॉरल सुवेशन, फिर है डायरेक्ट एक्शन, और एक लास्ट टूल है लोन टू वैल्यू रेशो यानी कि एलटीवी। इन टूल्स को हम धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। उससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था 2015 में। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। विच ऑफ द अबव आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि मनी सप्लाई को जो 2 मेन एक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी में, एक तो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, और दूसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अपनी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लुएंस करती है मनी सप्लाई और उसके थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड सो प्राइसेस एंड ऑल, राइट। और यहां पर मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि बैंक रेट, राइट, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो बैंक रेट ये रहा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये रहा। क्या कहीं पर पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू है? नहीं है। तो बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स नहीं है। तो हमने 3 और 4 को एलिमिनेट करना है। तो 3 और 4 को एलिमिनेट किया और 1 और 2 हमारे आंसर में आने चाहिए। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन सी यानी कि 1 एंड 2। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और यूपीएससी ने आपसे ये 2015 के अंदर पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैंने आपको टूल समझाने हैं एक एक करके, सीआरआर, एसएलआर एंड सो ऑन, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो आप थोड़ा पेशेंटली इस लेक्चर को सुनिएगा, ये लेक्चर लंबा हो सकता है। उन टूल्स को समझाने से पहले मुझे कुछ आपको टर्म्स क्लियर करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो टर्म्स धीरे धीरे आगे आने वाले टूल्स के अंदर यूज होंगी। तो यहां पर सबसे पहले जो टर्म है वो है बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स और बैंक के टाइम डिपॉजिट्स।
तो जो हम लोग पैसा, पब्लिक अपना पैसा बैंक्स के पास डिपॉजिट करती है, वो या तो डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में जमा करती है या वो टाइम डिपॉजिट्स की फॉर्म में जमा करती है। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स होते हैं? इसके नाम में ही है डिमांड, मतलब अगर मैंने पैसा बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट जमा किया है तो मैं किसी भी टाइम पर वो पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता हूं बिना बैंक को कुछ पहले बताए। राइट, ऐसा नहीं कि पहले मैं बैंक के पास जाऊंगा और उससे टाइम लूंगा कि अच्छा मुझे पैसा लेना है और वो मुझे 2 दिन के बाद वो पैसा देगा। नो, आई कैन एट एनी टाइम गो एंड विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बैंक इफ आई हैव प्लेस दैट मनी अंडर डिमांड डिपॉजिट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि अगर मैं पैसा करंट अकाउंट में रखूं, अगर मैं पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखूं, जैसे बहुत सारे आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा, आपकी जेब के अंदर एटीएम भी होगा, तो आप क्या करते हैं? एटीएम में जाते हैं, अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने पैसा कहां से निकालना है, करंट अकाउंट से निकालना है या सेविंग अकाउंट से निकालना है। आप सिलेक्ट करते हैं सेविंग अकाउंट से और आप अमाउंट भरते हैं कि मुझे 2500 रुपया निकालना है, और आपका जो मशीन है वो आपको 2500 रुपए निकाल के दे देती है, उसको आप जेब में डाल के चलते बनते हैं। राइट, तो इसने क्या किया? क्या बैंक ने टाइम लगाया आपको पैसा देने में? नो। क्या बैंक ने बोला कि 2 दिन के बाद आना? नो। क्या आपने जब पैसा जमा किया था आपने बोला था कि मैं 1 साल के बाद लूंगा? नो। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स वाला पैसा होता है वो पेएबल ऑन डिमांड है बाय द बैंक, तो किसी भी टाइम पे जाके आप बैंक से ये पैसा ले सकते हो। इसके एग्जांपल्स हैं करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। दूसरे हाथ पर क्या है? यहां पर है टाइम डिपॉजिट्स, मतलब ये लिंक्ड विद टाइम है, ये लिंक्ड विद डेट है। अगर आपने बैंक के पास पैसा टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में जमा किया है तो आप इंस्टेंटली उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एग्जांपल, एफडी करवाई आपने बैंक के पास, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट आपने बैंक के पास खोला। आपने अगर 1 लाख रुपए की एफडी करवाई है और उसकी मैच्योरिटी 1 साल है तो आप उसको 1 साल से पहले विड्रॉ नहीं करोगे। मतलब अगर आप उसको विड्रॉ कर भी लोगे तो आपको पेनल्टी इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि आपको उस एफडी के ऊपर प्रॉमिस किया गया था। सपोज कीजिए आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था 1 साल के बाद, आपको 1 साल के बाद 6% ऐड करके प्रिंसिपल के अंदर आपको अमाउंट मिलनी थी, लेकिन आपने 1 साल से पहले ही अपनी एफडी को ब्रेक कर लिया और आपने 6 महीने के अंदर ही पैसे विड्रॉ कर लिए। क्या आपको अब 6% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो टाइम डिपॉजिट्स का मतलब वो डिपॉजिट जिनका टाइम के साथ नाता है और ये पेएबल ऑन डिमांड नहीं है बैंक के द्वारा। सिमिलरली आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, तो एक तरफ बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं और एक तरफ बैंक के पास टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। क्या ये दोनों बैंक्स के पास फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स्ड नहीं है। आप पैसा बैंक के पास दे रहे हैं और आप पैसा बैंक से विड्रॉ भी कर रहे हैं। सपोज कीजिए आज आपने बैंक के पास एफडी खोल ली और मैंने अपनी एफडी तुड़वा ली, तो बैंक के पास जो वैल्यूज हैं डिमांड डिपॉजिट्स की और टाइम डिपॉजिट्स की वो फ्लक्चुएट करती रहेंगी। कोई बंदा पैसा डिपॉजिट करेगा, कोई एंटिटी पैसा विड्रॉ भी करेगी। राइट, तो जो हमारे पास एक टर्म आती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज यानी कि NDTL, राइट, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स दोनों ही बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटीज, मतलब बैंक का खुद का पैसा नहीं है। पब्लिक ने अपना पैसा दिया हुआ है, कॉर्पोरेट से अपना पैसा दिया हुआ है बैंक के पास। ये जो पैसा है ये बैंक को वापस करना है उन लोगों को जिन्होंने वो पैसा वहां पर जमा किया है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज को समझिए कि ये जो पैसा है ये लायबिलिटी है बैंक के लिए। तो डिमांड लायबिलिटी भी है बैंक के पास और टाइम लायबिलिटी भी है बैंक के पास, और ये दोनों ही फ्लक्चुएट कर रही है बिकॉज कोई पैसा डाल रहा है और कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है। अब NDTL क्या हुआ? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज का नेट एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। राइट, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट और टाइम क्यों बोला? बिकॉज इसकी वैल्यू डिमांड लायबिलिटीज का टाइम लायबिलिटीज की हर सेकंड इनफैक्ट चेंज करेगी बैंक के पास। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी परसेंटेजेस को निकालने के लिए, एग्जांपल की CRR 4%, तो 4% ऑफ व्हाट? 4% ऑफ NDTL। सपोज कीजिए SLR 20%, 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ NDTL। तो जो भी बैंक का अपना NDTL होगा और हर बैंक का अपना अपना NDTL होगा बिकॉज हर बैंक की डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज यूनिक होंगी। हर बैंक के पास सेम वैल्यू नहीं होगी, किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी। तो हर बैंक की अपनी एक वैल्यू निकलेगी एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की, और उसके बेसिस पर डिफरेंट रेशोज या परसेंटेजेस कैलकुलेट होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया CRR, SLR एक्सेट्रा। अब CRR क्या है, SLR क्या है, धीरे धीरे आगे देखेंगे। अब यहां पर यह चीज समझनी जरूरी है, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है बैंक स्प्रेड। अब बैंक पैसा कमाता कैसे है?
अब बैंक आपको लोन भी देता है, बैंक आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करता है। तो जिन लोगों के पास तो पैसा फालतू है, जिन लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा पैसे को जाके बैंक में डिपॉजिट करेंगे ताकि उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिल सके। और बैंक क्या करेगा, उस पैसे को लेके बैठ नहीं जाएगा, उस पैसे को आगे लेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। तो जो डिफरेंस रहेगा इंटरेस्ट रेट्स में डिपॉजिट के और लेंडिंग के, वो बीच में क्या होगा, वो बैंक स्प्रेड कहलाएगा और यही बैंक की अर्निंग होगी। तो बैंक अगर आपको 6% देता है एफडी के ऊपर, मतलब मैंने पैसा जाके बैंक को दिया और बैंक ने मुझे उस पर 6% दिया। किसी ने आगे जाके ऑटोमोबाइल लोन ले लिया तो बैंक ने मेरा पैसा आगे लेंड कर दिया उस बंदे को, उस कंज्यूमर को जिसने गाड़ी खरीदनी है इन द फॉर्म ऑफ कार लोन। मेरे को उसने कितना पैसा दिया बैंक ने, 6%, और आगे उसने कमाया कितना, मे बी 14%। तो जो बीच का जो गैप रहा दैट इज कॉल्ड द बैंक स्प्रेड। तो बैंक ऐसे अर्न करता है। तो बैंक स्प्रेड का मतलब क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक चार्जेस अ बोरोवर एंड द इंटरेस्ट रेट अ बैंक पेज अ डिपॉजिटर। तो इस केस के अंदर मैं क्या था, मैं डिपॉजिटर था, और जिस बंदे ने कार खरीदी, कार लोन लिया, वो कौन था, बोरोवर था। तो इन दो इंटरेस्ट रेट्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द बैंक स्प्रेड। तो ये टर्म भी आपको दिमाग में रखनी है। तो दो टर्म्स आपने समझी, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, उसके साथ ही एनडीटीएल, और एक आपने समझी बैंक स्प्रेड। अब देखते हैं यहां पर एनडीटीएल का क्या यूज है। सबसे पहला टूल जो है आरबीआई का दैट इज द सीआरआर और कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, इट इज अ शेयर ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटेड बाय द आरबीआई टू बी मेंटेन्ड विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। अब यहां पर जो बैंक्स का टोटल डिपॉजिट है इसको आप समझिए एनडीटीएल। तो ये वो परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल है जो कि आरबीआई ने मैंडेट की है कि भाई जो बैंक्स हैं वो 1%, दिस मच परसेंटेज ऑफ देयर एनडीटीएल, और एनडीटीएल हर बैंक का अलग अलग होगा। तो जिस बैंक का जितना एनडीटीएल है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज वो आरबीआई के पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो अगर मैं बैंक हूं और आप आरबीआई हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट लेते हैं, अगर आप बैंक हैं और मैं आरबीआई हूं, तो आप में से जो बैंक्स हैं वो बैंक्स मेरे पास लिक्विड कैश की फॉर्म में एक परसेंटेज ऑफ मनी जो कि आपके पास है एनडीटीएल, उसका एक परसेंटेज ऑफ मनी मेरे पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसका एनडीटीएल 100 है, तो मैंने मैंडेट कर दिया एज आरबीआई की भाई 4% ऑफ 100 आपने मुझे देना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो मैं आरबीआई हूं, मैंने आपसे कितने ले लिए, 4 रुपए ले लिए। किसी का एनडीटीएल 200 है और मैंने उसके ऊपर लगाया कि 4% ऑफ एनडीटीएल आपने मेरे पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो आपको मुझे कितना देना पड़ेगा, 8 रुपए इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, कुछ और नहीं, सिक्योरिटीज नहीं, गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं, तांबा नहीं, कुछ नहीं, मुझे चाहिए लिक्विड कैश। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे, बैंक से पैसा लेता है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशो। यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये पैसा किस फॉर्म में है, ये पैसा लिक्विड कैश है, हार्ड कैश है, लिक्विड कैश है, राइट। नंबर 2, ये जो पैसा है ये किसके पास रखा जाता है, ये पैसा रखा जाता है आरबीआई के पास। तो बैंक पैसा किसको दे रहा है, आरबीआई को दे रहा है। क्या आरबीआई उस पैसे के अगेंस्ट उस बैंक को जिसने वो पैसा रखा है कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट इज केप्ट with the RBI by the bank in the form of liquid cash under cash reserve ratio। फाइन। तो इसका फिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक ने क्यों पैसा रखा आरबीआई के पास, जबकि उसको पता है बैंक को कि आरबीआई ने मुझे इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देना, राइट। तो ये जो कैश रिजर्व रेशो है, इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1 तो ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ पैसा बैंक से ले लिया जाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख दिया जाए ताकि वो सेफ रहे। नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के पास अगर कुछ टूल्स ही नहीं होंगे, कुछ हथियार ही नहीं होंगे उस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करेगा। तो आरबीआई के पास जो कैश रिजर्व रेशो है ये एक टूल है, ये एक हथियार है उस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसका गोल क्या था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना, जिसका गोल क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, जिसका गोल क्या था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो ये टूल्स हैं, ये सारे टूल्स को यूज करके ही तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा। तो अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई टूल ही ना दें लेकिन बोलें कि आप जाके मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर लो, ये होगा कैसे। मतलब अगर हम बल्लेबाज को बल्ला ही ना दें और बोलें कि आप बॉल आएगी सामने से शोएब अख्तर की और आप एक 6 मार देना, क्या वो बिना बल्ले के हाथ से 6 मारेगा? नो, उसके हाथ में टूल होना चाहिए, उसके हाथ में हथियार होना चाहिए, उस बैट्समैन के हाथ में बल्ला होना चाहिए ताकि वो 6 मार सके, राइट। सिमिलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में कोई हथियार होना चाहिए, कोई टूल होना चाहिए जिसको यूज करके वो मॉनेटरी
मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सके। तो रिजर्व जो कैश रिजर्व रेशो है वो एक टूल भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में, ताकि वो लिक्विडिटी को मैनेज कर सके, वो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके, वो आपके एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लुएंस कर सके। कैसे करेगा अभी हम 2 ही स्लाइड्स के बाद आगे देखेंगे। एक दो पॉइंट्स इसके बारे में और जानिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका कैश रिजर्व रेशो है उसकी जो परसेंटेज है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर रहा है। अब ये कितनी है, द कैश बैलेंस दैट इज टू बी मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड बैंक्स विद द आरबीआई शुड नॉट बी लेस देन 4% ऑफ द टोटल एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो इसकी वैल्यू है नॉट लेस देन 4%। फिलहाल इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू आज होगी वही वैल्यू इसकी कल होगी या एक हफ्ते बाद होगी, एक महीने बाद होगी। तो मैं यहां पर करंट वैल्यूज डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं विद टाइम। तो ये चीज मैंने यहां पे लिख भी दी है कि सीआरआर इज सब्जेक्ट टू चेंज, सो स्टे अपडेटेड विद द करंट वैल्यू। तो जब भी आप पेपर देने जाएं 2019 में, 2020 में, 2021 में, तो आपको इसकी लेटेस्ट वैल्यू को बिल्कुल याद रखना है कि सीआरआर की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, राइट। उसके बाद जो आरबीआई है 2006 ऑनवर्ड्स आरबीआई को ये पावर मिल गई है कि वो सीआरआर को फिक्स कर सकता है ऑन इट्स डिस्क्रेशन विदाउट एनी सीलिंग। तो आरबीआई के पास ये पावर है कि वो सीआरआर को फिक्स करे विदाउट एनी सीलिंग। और ये चीज मैंने आपको बताई कि क्या सीआरआर के ऊपर बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है? नो, आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द सीआरआर बैलेंसेस। अब ये वाला चार्ट देखिए दोबारा से सामने आ गया है। यही इस चार्ट की खूबसूरती है कि ये चार्ट बार बार हर टूल में काम आएगा और इस चार्ट के थ्रू आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ। अब इस चार्ट के अंदर मैंने आपको शुरू में समझाया था, एक तरफ था इंक्रीज इन मनी सप्लाई, उससे इन्फ्लेशन हो रही थी, और दूसरी तरफ था इंक्रीज इन मनी सप्लाई, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। डिक्रीज से क्या हो रहा था, एक तरफ फॉल इन प्राइसेस हो रहे थे और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही थी। अब यहां पर इस चीज को लिंक करते हैं, इसी चार्ट को लिंक करते हैं विद सीआरआर कि भाई सीआरआर को अगर आरबीआई बढ़ाती है या कम करती है, हम ये 2 सिनेरियोज लेंगे, उससे मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन या प्राइसेस कैसे लिंक्ड है। तो ये चार्ट के अंदर हम देखेंगे अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई है तो यहां पर अब देखते हैं कि आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, मतलब बैंक्स को अब ज्यादा पैसा रखना है विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। बड़ी सीधी सी बात है, अगर बैंक्स ने ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखा, आप सारे बैंक्स हो, मैं आरबीआई हूं, आप लोगों ने ज्यादा पैसा मुझे दिया टू बी केप्ट अंडर सीआरआर, तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, मतलब कि आपके पास पैसा अब कम बचा। आपके पास जितना पहले वॉल्यूम थी पैसे की, अब वो कम होगी बिकॉज मैंने एज आरबीआई सीआरआर बढ़ा दिया, और आपको, क्योंकि आप मेरे अंडर आते हो, मैं आपको रेगुलेट करता हूं, मैं आपका सुपरवाइजर हूं, आपको मेरी बात माननी है, तो आपने वो पैसा बहुत ही अच्छे बच्चे बनके मुझे दे दिया। तो मैंने एज आरबीआई सीआरआर को बढ़ाया, तो आप लोगों ने वो ज्यादा पैसा मुझे दे दिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। अब क्या हुआ, क्योंकि बैंक्स को ज्यादा पैसा रखना पड़ा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपके पास पैसा कम हो गया टू लेंड। अगर आपके पास पैसा कम हो गया, अगर आपके पास समोसे कम हो गए खिलाने के लिए, लेकिन लोग खाने वाले बहुत खड़े हैं, तो आप समोसे महंगे बेचोगे। मतलब अगर आपके पास पैसा कम बच गया लेंड करने के लिए, लेकिन आपसे लोग पैसे मांगने आ रहे हैं, मतलब आपसे लोग लोन लेने, क्रेडिट लेने अब भी उतने ही आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर लालच आएगा। आप क्या करोगे? आप लेंडिंग रेट्स को बढ़ाओगे। अगर आप लेंडिंग रेट्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा? लेंडिंग रेट्स को बढ़ाओगे तो अब फंड्स कॉस्टली हो गए। अब क्योंकि फंड्स कॉस्टली हो गए, इसलिए लोग या एंटिटीज या कॉर्पोरेट्स कम बोरो करेंगी। अगर वो कम बोरो करेंगी, वो कम इन्वेस्ट करेंगी। अगर वो कम इन्वेस्ट करेंगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। दूसरे हाथ पे क्या होगा? अगर आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया और आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाया, तो बैंक्स के पास कम पैसा बचा लेंड करने के लिए। अब क्योंकि लोग कम पैसा ले रहे हैं, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी। मनी सप्लाई अगर मार्केट में कम हो गई, तो लोगों के पास कम पैसा बचा तो वो डिमांड भी कम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे और हम ये माने कि सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइसेस कम हो सकती हैं। तो एक तरफ पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, दूसरी तरफ पे आपकी प्राइसेस कूल डाउन हो सकती हैं। यही चीज तो हमने यहां पे समझी थी कि डिक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन प्राइसेस, डिक्रीज इन मनी विद बैंक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स। उसी चीज को हमने इंप्लीमेंट कर दिया विद इंक्रीज इन सीआरआर बाय द आरबीआई से। तो अगर कैश रिजर्व रेशो आरबीआई बढ़ाता है, तो एक तरफ पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, हो ही जाएगी, जरूरी नहीं है, हो सकती है, और दूसरी तरफ पर आपकी प्राइसेस कूल डाउन हो सकती हैं, प्राइसेस रिड्यूस हो सकती हैं। इसका उल्टा सिनेरियो देखते हैं कि अब क्या होगा? आरबीआई ने सीआरआर को कम कर दिया, मतलब आप लोग हो बैंक्स, मैं हूं आरबीआई, मैंने बोला जाओ ऐश करो, मैं सीआरआर को कम करता हूं। तो अब क्या होगा? अब आपको मेरे पास कम पैसा रखना है अंडर सीआरआर,
अगर मेरे पास कम रखना तो आपके पास ज्यादा बचेगा, अगर आपके पास ज्यादा बचेगा तो क्या होगा, आपके पास ज्यादा पैसे आ गए लेंड करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ गए लेकिन डिमांड फॉर क्रेडिट अब उतनी ही है, वो नहीं बढ़ी, मतलब आपके पास समोसे ज्यादा आ गए बेचने के लिए लेकिन अभी मुंह तो नहीं है जितने की पहले थे, उतने ही लोग खड़े हैं लाइन के अंदर समोसे खाने के लिए जितने की पहले खड़े थे, उससे बड़े नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास समोसे तो ज्यादा है, आपको तो सारे बेचने हैं, आप अपने समोसों का रेट कम कर सकते हो। मतलब बैंक्स कैन रिड्यूस द रेट ऑफ लेंडिंग। अगर बैंक्स रिड्यूस कर देते हैं रेट ऑफ लेंडिंग तो फंड्स चीप हो गए। अब फंड्स चीप हो गए, अब आपके समोसों के बाहर जो लाइन लगी थी लोगों की वो बढ़ गई, मतलब अब फंड्स चीप हो गए तो आपका पैसा लेने के लिए अब ज्यादा लोग आ सकते हैं, बिकॉज अब उनके लिए कार लोन, ऑटो लोन, स्टडी लोन, एजुकेशन लोन, बड़ा लोन, मैरिज लोन, वो सारे लोन्स अब सस्ते हो गए हैं। अब वो लोन्स क्योंकि सस्ते हो गए, अब वो एंटिटीज, कॉर्पोरेट्स, हाउसहोल्ड्स आपसे बोरो करेंगे और उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है। सिमिलरली अगर आपकी मनी सप्लाई बढ़ गई, बिकॉज आपके पास पैसा ज्यादा बचा, आपने लेंडिंग ज्यादा स्टार्ट कर दी तो मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ज्यादा आया, पैसा ज्यादा आया तो डिमांड बढ़ी, मैंने आपको बताया ऑटो लोन, कार लोन, तो लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई। अगर वो डिमांड बढ़ गई लेकिन उसकी सप्लाई कांस्टेंट है तो क्या होगा, अब उसकी प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ सकती हैं। तो एक तरफ क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तो सिनेरियो 2 में क्या है कि अगर सीआरआर कम होती है तो आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज कर देती है, तो एक तरफ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और दूसरी तरफ पर प्राइस बढ़ सकती हैं। तो ये सिनेरियो हमने यहां पर डिस्कस किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इजी सा। 2010 के अंदर एक यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज इन सीआरआर, हमने पीछे डिस्कस किया है इंक्रीज वाला सिनेरियो, यही वो पूछ रहा है आपसे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज इन सीआरआर अनाउंस करता है, व्हाट डज इट मीन? The commercial banks will have less money to lend. The Reserve Bank of India will have less money to lend. The Union Government will have less money to lend. Commercial banks will have more money to lend. यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से, अगर आरबीआई आपके सीआरआर को बढ़ा रहा है तो बैंक्स हैव लेस मनी टू लेंड। यही इसका आंसर है ए, द कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड, राइट। बहुत ही इजी था क्वेश्चन ये। उसके बाद अगला टूल देखते हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो पहला टूल हमारा था कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड टूल हमारा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये टूल क्या है, सीआरआर के अंदर क्या हो रहा था कि बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहे थे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। एसएलआर में क्या हो रहा है, बैंक्स कुछ पैसा अपने एनडीटीएल का, मतलब एक परसेंटेज अपनी एनडीटीएल की खुद के पास रख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। जरूरी नहीं है लिक्विड कैश, सीआरआर के अंदर मैंडेटरी था कि आपने पैसा नंबर 1 आरबीआई के पास रखना है, नंबर 2 आपने लिक्विड कैश की फॉर्म में रखना है। एसएलआर में क्या हो रहा है कि आपने पैसा रखना जरूर है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ने खुद के पास रखना है, और नंबर 2 जरूरी नहीं है लिक्विड कैश में रखना लेकिन लिक्विड असेट्स में रखना जरूरी है। अब ये चीज को समझते हैं। Every bank is required to maintain a minimum portion of their NDTL in the form of gold, कैश और एनी लिक्विड असेट फॉर्म। गोल्ड भी लिक्विड है, कैश भी लिक्विड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लिक्विड है। अब ये लिक्विड होता क्या, हम ये सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहे हैं, लिक्विड की हम बात कर रहे हैं कि वो चीज, किसी भी असेट की लिक्विडिटी को मेजर करने का क्या तरीका है कि वो कितनी जल्दी लिक्विडेट किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू कैश विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू। सपोज कीजिए मैं बात करता हूं इस कंप्यूटर सेट की जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये कंप्यूटर सेट लिक्विड है? ये कंप्यूटर सेट भी लिक्विड है। मेरे सामने एक हार्ड डिस्क पड़ी है, क्या वो हार्ड डिस्क लिक्विड है? वो हार्ड डिस्क भी लिक्विड है। मेरे जेब में पैसा भी है, क्या जो मेरे जेब में पैसा है वो लिक्विड है? वो भी लिक्विड है। लेकिन क्या ये पीसी ज्यादा लिक्विड है या जो मेरी जेब के अंदर जो पैसा है वो ज्यादा लिक्विड है? मेरी जेब का पैसा ज्यादा लिक्विड है बिकॉज वो कैश फॉर्म में है। ऑल्दो मैं इस पीसी को भी बेच सकता हूं और मैं कैश ऑब्टेन कर सकता हूं, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगेगा, मुझे बायर ढूंढना पड़ेगा, मुझे सही दाम डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे वो सही दाम को लेने में बायर से टाइम भी लगेगा, राइट। तो इस पीसी को मुझे लिक्विड कैश में कन्वर्ट करने में इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो मेरे जेब में कैश है वो तो ऑलरेडी लिक्विड है, वो सबसे ज्यादा लिक्विड है बिकॉज आई कैन गो एंड बाय एनीथिंग विद दैट कैश। तो गोल्ड लिक्विड है, बिल्कुल है। कैश लिक्विड है, बिल्कुल है। पीसी लिक्विड है, बिल्कुल है। इसलिए जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है कि कौन सी चीज ज्यादा लिक्विड है और कौन सी चीज कम लिक्विड है, राइट। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी असेट को, कोई भी चीज को आप कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू हार्ड कैश विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू, राइट। इस पीस को अगर मैं 2 रुपए में बेचना चाहूं, 1 सेकंड में कोई भी खरीद लेगा क्योंकि ये पीसी महंगा है, और इसको मैं 2 रुपए में बेचता हूं तो कोई भी इसको फटाफट खरीद लेगा। लेकिन क्या मुझे सही दाम मिला? नो। इसलिए वो कॉन्सेप्ट के अंदर था विदाउट लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू। तो जो आपको एसएलआर वाला कॉन्सेप्ट है
इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि बैंक्स को एक पोर्शन रखना है अपनी एनडीटीएल का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड एसेट्स कौन से आरबीआई ने बोले हैं? उसने बोला है कि भाई गोल्ड में रख लो क्योंकि वो भी लिक्विड है, हाईली लिक्विड है। कैश में रख लो, वो तो सबसे ज्यादा लिक्विड है। या किसी और फॉर्म में रख लो जो कि लिक्विड हो। और वो और वाले फॉर्म्स कौन से हैं? जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है जिनके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कुछ ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स हैं एक्सेट्रा। तो वो चीजों में भी एसएलआर मेंटेन की जा सकती है। फाइन, आगे देखते हैं। अब ये कहां मैंडेट किया गया है कि बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने एसएलआर मेंटेन करनी है? ये लिखा गया है अंडर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 56 ऑफ बीआरए यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करती है टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी इन द सिस्टम, टू मैनेज लिक्विडिटी इन द सिस्टम। और एसएलआर को मेंटेन कमर्शियल बैंक्स ने करना है, ये लिखा गया है अंडर सेक्शन 24 एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर से वो चार्ट आपके सामने है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, फॉल इन प्राइसेस, डिक्रीज इन मनी विद द बैंक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स। अब इस चार्ट को हमने लिंक करना है विद एसएलआर। तो जैसे हमने सीआरआर के साथ लिंक किया था, अब हम इस चार्ट को लिंक करेंगे विद एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो पहला सिनेरियो क्या बनता है कि आरबीआई बढ़ा देती है एसएलआर। तो आप लोग बैंक्स हो, मैं आरबीआई हूं, मैंने आपको बोला कि मैं आज से एसएलआर को, पहले 5% थी, आज से मैं 50% करता हूं। एग्जांपल कि पहले 5% ऑफ योर एनडीटीएल यू हैड टू कीप विद योरसेल्फ, मतलब आपको उसको लेंड नहीं करना था, आपको अपने पास मेंटेन रखना था इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और लिक्विड एसेट्स। और आपने 5% ऑफ एनडीटीएल वो मेंटेन किया था। मैंने बोला कि आज से मैं उसको करता हूं 50%। तो अब आपको क्या करना है? आपको आपका 50% एनडीटीएल का मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, वो चाहे कैश हो, वो चाहे गोल्ड हो, वो चाहे आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो। तो क्या हुआ? क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसा अपने पास मेंटेन करना है अंडर एसएलआर, मतलब आपके पास पैसा कम बचेगा लेंड करने के लिए। अब क्योंकि पैसा आपके पास कम बचा है लेंड करने के लिए, लेकिन आपके पास लोग पैसा लेने के लिए खड़े हैं लाइन पूरी लाइन के अंदर, मतलब समोसे आपके पास खिलाने के लिए कम बचे हैं, लेकिन बाहर आपके दुकान के समोसे खाने वाले तो बहुत हैं। तो आपके पास क्या होगा? यू कैन इंक्रीज द लेंडिंग रेट्स, मतलब आप समोसे महंगे कर सकते हो। इस केस में समोसा क्या है? इस केस में लेंडिंग रेट्स है, आपका लोन है समोसा। तो यू इंक्रीज द लेंडिंग रेट्स टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन्स। द फंड्स बिकम कॉस्टलियर नाउ, क्योंकि फंड्स कॉस्टली हो गए, अब पीपल और एंटिटीज कम बोरो करेंगे कि भाई इतना महंगा लोन मिल रहा है, इतना महंगा क्रेडिट मिल रहा है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पोस्टपोन करता हूं। जैसे ही कॉर्पोरेट्स ने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पोस्टपोन किया, उन्होंने अपनी एक्सपेंशन को पोस्टपोन किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का डिसीजन पोस्टपोन किया, तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्लो डाउन आ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कम हो सकती है। सिमिलरली लोगों के पास अब पैसा कम है तो वो कम डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि वो कम डिमांड करेंगे लेकिन सप्लाई हम कांस्टेंट मानते हैं, तो प्राइसेस आपकी इकोनॉमी के अंदर गिर सकती हैं। अगेन अगर आरबीआई एसएलआर को बढ़ाती है तो जो आपके एक तरफ पे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कम हो सकती है और दूसरी तरफ पर आपकी प्राइसेस कूल डाउन हो सकती हैं, प्राइसेस रिड्यूस हो सकती हैं। सेकंड सिनेरियो, अब क्या किया आरबीआई ने, यानी कि मैंने एसएलआर को कम कर दिया। पहले एसएलआर 5% थी, मैंने आज से एसएलआर कर दी 0.5%, मतलब आपके पास अब ज्यादा पैसा बचा लेंड करने के लिए, लेकिन पैसा लेने वाले कांस्टेंट हैं। तो आप अपने समोसे को सस्ता बेचोगे, अपने लोन को सस्ता करोगे, बिकॉज नाउ चीपर फंड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो लोग आपसे ज्यादा बोरो करेंगे, लोग अगर ज्यादा बोरो करेंगे तो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि लोग आपसे ज्यादा बोरो कर रहे हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन उन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कांस्टेंट है, तो प्राइसेस आपकी उन गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ भी सकती हैं। तो सिनेरियो 2 में क्या हुआ? एसएलआर अगर आरबीआई कम करती है तो उससे एक तरफ पर आपकी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ सकती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, और दूसरी तरफ प्राइसेस प्राइसेस बढ़ सकती हैं। फाइन, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। तो सीआरआर और एसएलआर के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या है? सीआरआर को कहां मेंटेन करना है? आरबीआई के पास। एसएलआर को कहां मेंटेन करना है? बैंक ने अपने पास। सीआरआर किस फॉर्म में मेंटेन करना है? कैश ओनली फॉर्म में, ओनली कैश। एसएलआर किस फॉर्म में मेंटेन हो सकता है? कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। फाइन, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सीआरआर के ऊपर आपको आरबीआई कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर रही, इसलिए बैंक की इनकम सीआरआर के ऊपर जीरो है।
लेकिन क्योंकि एसएलआर जो बैंक ने मेंटेन करना है वो गोल्ड में हो सकता है, वो आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटीज में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है, वो ब्लू चिप कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बॉन्ड्स में हो सकता है। इसलिए एसएलआर के ऊपर रिटर्न बैंक कमा सकता है, बिकॉज उसके अंदर सिक्योरिटीज भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर रिटर्न कुछ ना कुछ जो बैंक मेंटेन कर रहा है वो कमा सकता है। तो सीआरआर के ऊपर बैंक का रिटर्न 0 है, लेकिन एसएलआर के ऊपर बैंक रिटर्न कमा सकता है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आरबीआई सॉरी यूपीएससी ने आपसे पूछा था 1998 में। क्वेश्चन क्या है? द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट्स। दिस इज कॉल्ड एसबीआर, एसएलआर, सीबीआर, सीएलआर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एसबीआर कोई नाम की कोई चीज नहीं है, सीबीआर नाम की कोई चीज नहीं है, सीएलआर नाम की कोई चीज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बना इसका? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ये 2011 के अंदर यूपीएससी ने आपसे प्रीलिम्स में पूछा था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पसेज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है इसको इस क्वेश्चन में सीआरआर और एसएलआर की बात हो रही है। तो जब मैंने आपको क्वांटिटेटिव टूल्स की बात की थी तब बताया था कि जो सीआरआर है और जो एसएलआर है, राइट, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। अगर आप इसको एसएलआर समझो वो भी ठीक है। बेसिकली आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आरबीआई मेंटेन करता है उसका पर्पस क्या है, क्यों मैंडेट करता है। नंबर 1, टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। सेंट्रल बैंक का मतलब आरबीआई, कि भाई आरबीआई को एक कंट्रोल मिल जाए कि बैंक्स कितना एडवांस क्रिएट करते हैं, बैंक्स कितना क्रेडिट देते हैं, बैंक्स कितना लोन देते हैं। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सेंट्रल बैंक के हाथ में, रिजर्व बैंक के हाथ में ये टूल ही तो है लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और कैसे लिक्विडिटी के साथ, मनी सप्लाई के साथ, बैंक्स की लेंडिंग के साथ एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, वो हमने ऑलरेडी पिछले वाले फ्लो चार्ट्स में देखा। इसलिए सेंट्रल बैंक के हाथ में ये टूल दिया गया है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट वाला, ताकि द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट। तो 1 तो आना चाहिए ऑप्शन के अंदर, तो आपकी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। उसके बाद टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट्स विद द बैंक्स सेफ एंड लिक्विड। मैंने आपको ये शुरू में ही पढ़ाया था कि जो इसकी ऑब्जेक्टिव है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट का, वो एक ये भी है कि ये पैसा आरबीआई के पास चला जाए या बैंक खुद मेंटेन कर ले और वो पैसा सेफ हो जाए, वो पैसा आगे लेंड ना हो। तो अगर आगे लेंड होगा तो हो सकता है वापस ना आए, एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, तो बैंक्स दिक्कत में आ सकते हैं। तो कुछ पैसा बैंक्स के पास पड़ा रहना चाहिए, कुछ पैसा आरबीआई के पास पड़ा रहना चाहिए बैंक्स का, ताकि जो डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के, जो कि लोगों के डिपॉजिट्स हैं, बैंक ने खुद पैसा जनरेट नहीं किए, उसने लोगों का पैसा ही इकट्ठा किए, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट्स जो कि बैंक के अंदर है सेफ एंड लिक्विड। तो सेकंड भी इसके अंदर आना चाहिए। तो आपकी 1 ऑप्शन भी, ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाती है। अब थर्ड देख लेते हैं। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। आरबीआई का किसी बैंक के प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, जितना मर्जी प्रॉफिट करे, प्रोवाइडेड वो आरबीआई के रेगुलेशंस को, आरबीआई के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो अगर वो एसआरआर, सीआरआर, एसएलआर को प्रॉपर मेंटेन कर रहा है, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको करने दो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया, इतना हमने कभी देखा नहीं है कि आप इसको कम करो। नो, ये थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एसएलआर और सीआरआर के द्वारा ये कहीं नहीं चाहता कि कमर्शियल बैंक प्रॉफिट ना करें या ज्यादा प्रॉफिट ना करें, उसका इस चीज से लेना देना नहीं है, प्रोवाइडेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स को, लॉज को, बायलॉज को वो बैंक्स प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। तो 3 आपके ऑप्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। तो 2 ऑप्शंस में आपको ऑलरेडी 3 है, तो आपका करेक्ट आंसर निकल आया है, यानी कि 1 और 2। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? डे टू डे रिक्वायरमेंट्स का जो पैसा बैंक को चाहिए, आपने अगर एसएलआर और सीआरआर वाला पैसा डे टू डे रिक्वायरमेंट में ही यूज कर लिया तो उसको अलग रखने का फायदा क्या हुआ? तो ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है आरबीआई का कि बैंक्स कैश रखें ताकि वो अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लें। ये पैसा तो आपने छेड़ना नहीं है। इस पैसे को तो आपने बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया, वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया या खुद के पास मेंटेन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो ये पैसा आपने डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में यूज नहीं कर लेना। अगर आपने यूज ही कर लिया तो फायदा क्या हुआ मेंटेन करने का, राइट। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन बनी वो बनी 1 और 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द एसएलआर बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। अब बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.5%। तो अगर एसएलआर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
0.5% से कम कर दिया, मतलब जितना पहले था उससे 0.5% कम कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। अब ये चीज तुमने पीछे देखी है सिनेरियोज बना के कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसएलआर को बढ़ाती है या एसएलआर को कम करती है तो क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, कि बल्ले बल्ले करा दिया आपने कि ऐसा हो गया कि आगे लगा दी इंडिया ने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। अब एफआईआईज का कि कैपिटल का एसएलआर से क्या लिंक। तीसरा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। ये 1 और 2 ओनली यहां पे गलत आया हुआ है, आपने यहीं पे फुल स्टॉप लगाना है। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। एक बार पीछे चल के चेक करते हैं कि अगर एसएलआर कम हो रही थी तो क्या हो रहा था। अब ये देखिए, आरबीआई डिक्रीजेज एसएलआर, एसएलआर अगर कम कर रही थी तो क्या हो रहा था कि अब आपको एज बैंक्स कम पैसा रखना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, मतलब आपके पास लेंडिंग करने के लिए पैसा ज्यादा हो गया। लेकिन लेंडिंग वाला पैसा लेने के लिए लोग उतने ही हैं। हम ये चीज हमेशा ज्यूम करते हैं कि अगर आपके पास एज बैंक्स पैसा लेंड करने को ज्यादा हो गया तो हमने क्या ज्यूम कर रखा है कि भाई समोसे की दुकान के बाहर जो लाइन है वो तो उतनी ही है, मतलब आप जो समोसे बेच रहे हो, आप जो लोन बेच रहे हो, उनको खरीदने वाले जो लोग आपके बाहर खड़े हैं बैंक के बाहर वो उतने ही हैं। अगर वो उतने ही हैं और आपके पास पैसा ज्यादा हो गया लेंड करने के लिए तो आप क्या करोगे, समोसे का रेट कम करोगे, यानी कि आप रेट ऑफ लेंडिंग को डिक्रीज करोगे। तो यहां पर क्या था, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट्स, तो इसका सही आंसर क्या बना, सी। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूपीएससी ने यूज किया है, में। मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं कि अगर एसएलआर कम की जाती है, एसएलआर बढ़ाई जाती है, मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई कम होती है, तो लैंडिंग रेट कम हो ही जाएंगे, लैंडिंग रेट बढ़ ही जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ छाले मार लेगी या प्राइसेस एकदम गिर जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है, इट मे हैपन, इट कैन हैपन, इट विल हैपन, वी डोंट नो। तो यूपीएससी ने भी यहां पर बहुत ही सूझबूझ के साथ मे वर्ड यूज किया है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। अगर ये विल होता, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत हो जाती, इसका हमारा आंसर बना सी, राइट। तो यहां पर मैं इस लेक्चर को रोक रहा हूं। अभी हम ये 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहता हूं। तो मैं अगले लेक्चर में आपसे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस और टूल्स डिस्कस करूंगा। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए प्लीज विजिट आवर साइट civilstaff.com और इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए भी प्लीज विजिट आवर साइट civilstaff.com। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।